हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 3 जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वर्धी टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने जो पिछले टॉपिक थे या वीडियोस थे उसके अंदर हमने वार्षिकरण रिपोर्ट और संयुक्त संघ रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें यह कहा गया था कि वार्षिकरण रिपोर्ट 2001 के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या थी वो 613 करोड़ लगभग मानी गई थी, और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी वो एशिया महाद्वीप में 372 करोड़ और सबसे कम ओशनिया महाद्वीप के अंदर 3.1 करोड़ जनसंख्या देखने को मिलती। फिर हमने देखा कि वार्षिकरण रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वो चीन में देखने को मिली थी, और उसके बाद भारत में, फिर सबसे कम वेटिकन सिटी के अंदर ये जनसंख्या पाई गई। फिर हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट, जिसके अनुसार देखा गया तो विश्व की 2013 की संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 714 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी? 714 करोड़, और उनमें से 60.27% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती थी, और सबसे कम जो जनसंख्या है 0.53% वो ओशनिया महाद्वीप में निवास करती थी। फिर हमने देखा बच्चों, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, जहां पर 1357 मिलियन जनसंख्या का निवास करती थी, और फिर भारत के अंदर 1276 मिलियन जनसंख्या निवास करती थी। फिर सबसे कम जनसंख्या है वो वेटिकन सिटी में निवास करती है। उसके बाद हमने विश्व जनसंख्या के असमान प्रतिरूप के बारे में पढ़ा, और उसमें देखा कि विश्व के अंदर जो लगभग जो जनसंख्या का जो प्रतिरूप है वो कहीं पर भी समान नहीं है। जैसे कि विश्व के अंदर अधिकांश जो जनसंख्या है वो समुद्र तल से 400 मीटर के ऊंचाई पर देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, जैसे 75% जनसंख्या। और आपने देखा कि लगभग विश्व की 80% जो जनसंख्या है वो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में निवास करती है, लेकिन 1% जनसंख्या सिर्फ 1% जो जनसंख्या वो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के ऊपर निवास करती है। और फिर हमने देखा कि विश्व के अंदर जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था कि जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था विश्व की लगभग 90% जनसंख्या सिर्फ 10% भूभाग पर निवास करती है, और 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। ये बात किसने कही थी? जॉर्ज बी क्रेसी ने। ये सारे जो असमान प्रतिरूप थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं बच्चों वो है विश्व जनसंख्या के वितरण के आधार पर कौन से प्रदेश हैं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। और विश्व जनसंख्या के वितरण के आधार पर जो जनसंख्या प्रदेशों का जो वर्गीकरण है उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। पहला है, सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या प्रदेश, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। दूसरी है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, जहां पर जनसंख्या को न्यूनतम रूप से देखने को मिलती है। फिर ऊपर देखते हैं विरल जनसंख्या प्रदेश, जिसके अंदर जनसंख्या थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। और फिर न्यून जनसंख्या प्रदेश जो लगभग निर्जन प्राय के समान होता है। और सबसे पहले देता है जनसंख्या के आधार पर, सबसे पहले जो पॉइंट होगा सघन जनसंख्या प्रदेश। पहला सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या प्रदेश, दूसरा है सामान्य जनसंख्या प्रदेश, तीसरा है हमारे मध्यम जनसंख्या प्रदेश, और चौथा न्यून जनसंख्या प्रदेश। अपन लेते हैं पहले सघन जनसंख्या प्रदेश के अंदर यदि बात करें तो इसका पहला बिंदु लेते हैं अपन, विश्व के 5 प्रदेशों में सघन जनसंख्या निवास करती है। विश्व के कितने प्रदेशों में? 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। जैसे पहला बिंदु ले लेते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, दूसरा पश्चिमी यूरोप प्रदेश या उत्तर पश्चिम यूरोप प्रदेश, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी प्रदेश, चौथा पूर्वी एशिया, और पांचवा दक्षिणी एशिया। ये 5 ऐसे प्रदेश हैं जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। इस कारण यहाँ पर सघन जनसंख्या प्रदेश मिलता है। सघन जनसंख्या का प्रदेश का दूसरा अर्थ होता है कि इन लोगों के रहने के जो घर है उनके मध्य दूरी भी बहुत ही क्या होती है,
कम होती है। विश्व के इन प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व भी उच्च पाया जाता है। और विश्व के इन प्रदेश मतलब इन 5 प्रदेशों के अंदर जनसंख्या घनत्व भी क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या है यदि सवाल आता है, विश्व जनसंख्या घनत्व क्या है, तो सीधे से बच्चों मैंने आपको बताया था घनत्व की इकाई क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या का मतलब है लोगों की संख्या। आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आपकी परिभाषा बनती है, इसको आगे लाते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, ये जोड़ा गया सिर्फ रहने वाले, अब आगे पीछे लिख देंगे लोगों की संख्या। तो ये देखो प्रति वर्ग किलोमीटर, यह आ गया प्रति वर्ग किलोमीटर, लोगों की संख्या यह आ गई लोगों की संख्या, इसे भी ये बीच में ये जोड़ा गया। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। और विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है विश्व का औसत घनत्व। ठीक है बच्चों, अब अगला बिंदु लेते हैं। विश्व के प्रदेशों पूर्वी एशिया में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी एशिया में के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल एवं संपूर्ण दक्षिणी एशिया में उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली तथा पूर्वी उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी कनाडा आदि प्रमुख देश है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर देखते हैं तो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। यदि विश्व मानचित्र के अंदर यदि आपसे इनमें से सवाल पूछ लिया जाए कि ये देश कहाँ पर है या यह क्षेत्र कहाँ पर है, तो उसके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। तो विश्व मानचित्र के माध्यम से इस टॉपिक को आप समझते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन विश्व मानचित्र के अंदर हर वर्ष आता है और काफी बार इन सभी टॉपिकों से भी पूछे जाते हैं। और आपके सिलेबस में ये भी कहा है कि जो विश्व का जो मानचित्र होगा वो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत बुक्स के अंदर जो टॉपिक है उन्हीं से ही दिया जाएगा, अलग से कहीं से भी आपके विश्व मानचित्र में से आपके ये अंदर से नहीं आएंगे। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है। इसलिए आप विश्व मानचित्र को आपको थोड़ा सा बनाना भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, क्योंकि विश्व मानचित्र आपके जो नंबर है अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्योंकि विश्व मानचित्र का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके 100 नंबर को लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए ज्योग्राफी में 100 नंबर लाने के लिए आपको मानचित्र कौशल का भी पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये आप ऐसे करने से आपके 2 नंबर चले जाएंगे। तो अब विश्व मानचित्र के अनुसार अपन देखते हैं कि विश्व के कौन से देश कहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहले लेते हैं पूर्वी एशिया में चीन। कौन सा है, चीन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था चीन, ये रहा चीन। फिर आपके कौन सा है, जापान। तो ये कौन सा हो गया, जापान। फिर बाद में दक्षिणी कोरिया, इसे जापान के पास ही यहाँ पर नीचे आया हुआ दक्षिणी कोरिया से द्वीप है, यहाँ पर दक्षिणी कोरिया। फिर बाद में आपके ताइवान, यहाँ पर ही आया हुआ ताइवान, दक्षिण कोरिया के पास ही ताइवान। फिर बाद हांगकांग, यहाँ पर पास में आया हुआ, यहाँ पर नीचे हांगकांग। फिर बाद दक्षिणी एशिया के अंदर भारत, ये रहा भारत। फिर बाद में पाकिस्तान, यहाँ पर आप पाकिस्तान जो जनसंख्या की दृष्टि में 6ठा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है बच्चों, 6ठा स्थान। फिर श्रीलंका, यहाँ पर आया हुआ देश है श्रीलंका। ये श्रीलंका ये द्वीपीय राष्ट्र है जो चारों ओर हिंद महासागर से घिरा हुआ है। फिर बांग्लादेश, ये यहाँ पर है बांग्लादेश, या बांग्लादेश। फिर बाद में अपन देखते हैं नेपाल, तो यहाँ पर है नेपाल, ये भारत के जहाँ लिखा हुआ यहाँ बिंदु बना देता हूँ, या नेपाल। फिर बाद में अपन देखते हैं तो नेपाल के बाद में कौन सा क्षेत्र आता है, संपूर्ण दक्षिणी एशिया के अंदर उत्तर पश्चिमी यूरोप। अब उत्तर पश्चिमी यूरोप का ये भाग कौन सा कहलाता है, उत्तर पश्चिमी यूरोप, जिसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर है ग्रेट
ब्रिटेन, जिसे अपन इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। और फिर बाद में जर्मनी, यहाँ पर है जर्मनी, और उसके बाद आपके हॉलैंड, इसी के पास में ही है हॉलैंड। ये यूरोप महाद्वीप के सब देश है हॉलैंड, ठीक है। आप यूरोप के अंदर देशों के लगभग बैठ जाएंगे। फिर फ्रांस, यहाँ पर ही है फ्रांस, आसपास ही है फ्रांस, ठीक है। आयरलैंड, डेनमार्क, यहाँ पर है डेनमार्क, ठीक है बच्चों। स्पेन, यहाँ पर है स्पेन आपके, ठीक है। और फिर बाद में इटली, इसी के पास है, जर्मनी के पास ही है इटली, ठीक है। फिर बाद में अपन देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर है ये, और ये जो भाग है वो होगा उत्तर पूर्वी भाग। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है बच्चों। और हमारा कनाडा का है वो दक्षिण पूर्वी भाग, ये कनाडा, ये दक्षिण पूर्वी भाग, ये कनाडा, ये आ गया कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग। ये सारे के जो सारे क्षेत्र हैं जहां पर क्या पाई जाती है? सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। कौन सी जनसंख्या मिलती है? सघन मतलब बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। विश्व के प्रदेशों में पूर्वी एशिया में चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया, ताइवान है, हांगकांग है, दक्षिणी एशिया के भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और नेपाल है। और संपूर्ण दक्षिण एशिया में उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, हॉलैंड है, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली, ये सारे क्षेत्र यूरोप के हुए। फिर पूर्वी उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दक्षिण पूर्वी कनाडा, इन सभी क्षेत्रों के अंदर देखें तो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। फिर अपन देखें अगला बिंदु, उत्तरी अमेरिका में 1779 में औद्योगिक क्रांति के उपरांत जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। तो आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका के अंदर जनसंख्या वृद्धि किस समय से ज्यादा हुई? तो याद रखना 1779 के अंदर जब औद्योगिक क्रांति हुई उसी समय अमेरिका की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लग गई। और इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1750 में। कब हुई थी? 1750 के अंदर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, और 1779 के अंदर अमेरिका में औद्योगिक क्रांति हुई थी। अपन अब नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, जहां पर सघन जनसंख्या की तुलना में थोड़ी सी कम जनसंख्या पाई गई, इसीलिए इसे सामान्य संख्या प्रदेश कहते हैं। इसका पहला बिंदु लेते हैं, ऐसे भौगोलिक प्रदेश में पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती। देखो, सामान्य भौगोलिक या सामान्य जनसंख्या प्रदेश के अंदर देखा जाए तो प्रकृति लोगों के लिए एक रहने का स्थान प्रदान करती है, क्योंकि सारे के सारे जो सामान्य क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो भौगोलिक प्रदेशों के ऊपर प्रभावित होती हैं, और कुछ ऐसे भौगोलिक प्रदेश होते हैं जो जनसंख्या को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यहाँ मानव के द्वारा अनेक भागों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन किया है, और यहाँ पर देखते हैं तो मनुष्य ने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं थे, फिर भी मनुष्य ने उन्हें अपने आप के अनुसार या अपने वातावरण के अनुसार ढाला और मनुष्य रहने लग गया। जैसे एंडीज पर्वतमाला पर प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण जनसंख्या निवास करती है। देखो, एंडीज पर्वतमाला की जलवायु कैसी है? प्रतिकूल है, जो मनुष्य के रहने के लिए लायक बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लोग वहां पर है। उसका क्या कारण होता है? तांबे की उपलब्धता, मतलब वहां पर तांबे के खनिज तत्व मिल गया, और तांबे के खनिज तत्व मिलने के कारण वहां के लोगों को रोजगार मिला, औद्योगिक सेक्टर का विकास हुआ। इन सभी की दशाओं के विकास होने के कारण वहां पर लोग रहने लगे और जनसंख्या में क्या हो गई? तीव्र वृद्धि हो गई। जैसे उदाहरण के रूप में चिली युकाट कामरा, ये चिली युकाट कामरा है, वो एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र है जहाँ तांबे की उपलब्धता के कारण जनसंख्या में क्या हुई? तेजी से वृद्धि हुई। एक सवाल याद रखना बच्चों, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो तांबे का उत्पादन है चिली के अंदर ही होता है, याद रखना। ये आपके सवाल एग्जाम फाइट में एक बार पूछा जा चुका है कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कहाँ होता है?
तो चिली के अंदर होता है। कहाँ होता है? चिली के अंदर। और भारत के अंदर यदि सबसे ज्यादा तांबे की बात करें तो कहाँ होता है सबसे ज्यादा? झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में। और राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू। कहाँ होता है सबसे ज्यादा? झुंझुनू। तो विश्व में दिल्ली, भारत में झारखंड, राजस्थान में झुंझुनू। ये विश्व के महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अब अपन लेते हैं इसका नेक्स्ट बिंदु को। कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण जनसंख्या निवास करने लगी। देखो कनाडा के अंदर कौन सा शहर? यूरेनियम शहर। पहले कोई जनसंख्या नहीं रहती थी, लेकिन वहां पर कौन सा खनिज मिल गया? यूरेनियम। और यूरेनियम मिल जाने के कारण वहां पर लोग रहने लग गए। क्या करने लगे? रहने लगे। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि यूरेनियम खनिज मिलने से उससे संबंधित क्या लगे? उद्योग। और उद्योग लग जाने के कारण उनको मूलभूत सुविधाएं मिल गई और रोजगार मिल गया। इस कारण से लोग, जहाँ पहले यूरेनियम शहर में कोई लोग रहते नहीं थे, वहां पर अब ये रहने लग गए। आपको पता ही है यूरेनियम, आपको पता है परमाणु ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम है। इसके अलावा थोरियम है, इल्मेनाइट है, ये सारे क्या है? परमाणु ऊर्जा के स्रोत, जिससे परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है या आणविक ऊर्जा बनाई जाती है। भारत के अंदर इसी परमाणु ऊर्जा का जो सबसे पहले जो संयंत्र लगा था वो लगा था महाराष्ट्र तारापुर में, और दूसरा लगा था राजस्थान रावत भाटा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां भारत के अंदर यूरेनियम थोरियम को माध्यम से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जैसे और अपन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में केगा, गुजरात में काकरापारा, तमिलनाडु में कम। यह महत्वपूर्ण क्या है? भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। पहला किया गया था तारापुर महाराष्ट्र, दूसरा किया गया राजस्थान रावत भाटा, लेकिन ये राजस्थान का पहला माना जाता है। ठीक है बच्चों। और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो यूरेनियम का जो उत्पादन है वो कौन करता है? कनाडा। कौन करता है? कनाडा। और इसके अलावा उदयपुर के अंदर भी थोड़ा बहुत थोरियम और यूरेनियम की प्रधानता राजस्थान में देखने को मिलती है। और भारत के अंदर नदी घाटी क्षेत्र है, वहां से ये थोड़ा सा यूरेनियम और थोरियम उत्पादन किया जाता है। अगला बिंदु, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण खनन के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में माना जाता है, वहां पर किसकी खोज हुई? सोने की खोज हुई। और सोने की खाने लग जाने के कारण वहां पर लोग रहने लग गए। अब ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण की जो खाने हैं उनका नाम है कलगुल्ली कुलगार्डी। ये यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण सोने की खाने। ठीक है। और यदि विश्व में सोने उत्पादन देखें तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान आता है विश्व के अंदर सोने के अंदर। और भारत के अंदर आते हैं तो सबसे ज्यादा सोना कोलार की खान से निकाला जाता है। कर्नाटक कोलार की खान, कर्नाटक यहां से निकाला जाता है। विश्व में पहला स्थान दक्षिण अफ्रीका का है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कलगुल्ली कुलगार्डी जो सोने की खान है वहां से सोना निकाला जाता है। भारत के अंदर कोलार की खान, कर्नाटक, वहां से सोना निकाला जाता है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो सोना है वो कोलार की खान से ही निष्कासन किया जाता है। फिर अपन का विरल जनसंख्या के प्रदेश। विरल जनसंख्या प्रदेश जहां जनसंख्या काफी कम पाई जाती है। अब ये प्रदेश विश्व के 70% भूभाग पर स्थित है। ये भाग कितना परसेंट भूभाग पर स्थित है? 70% भूभाग पर विरल जनसंख्या के रूप में देखने को मिलते हैं।
या विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। देखो 70% भूभाग के ऊपर विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या सिर्फ करती है, 5% जनसंख्या ही निवास करती है, इसलिए इसे विरल जनसंख्या का प्रदेश कहते हैं। अगला देखते हैं, इन क्षेत्रों में स्थित उच्चावच। देखिए इन क्षेत्रों की स्थिति पहले महत्वपूर्ण है, दूसरा उच्चावच का महत्वपूर्ण है, और तीसरा जलवायु की विषमता। ये सारी परिस्थितियों के कारण जनसंख्या यहाँ पर क्या पाई जाती है, बहुत ही विरल। पहले अपने क्या बोला, स्थिति। स्थिति के अंदर अपन देखते हैं तो आती है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। यदि अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति के आधार पर यदि देखा जाए, यदि हम जैसे जैसे दूर के निकट जाएंगे या कोई भी मरुस्थल क्षेत्र के निकट जाएंगे या ठंडे मरुस्थल के पास निकट जाएंगे, वहां धीरे धीरे जनसंख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर उच्चावच, आपने देखा होगा मैदानी क्षेत्रों की तुलना में जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वह जनसंख्या हमेशा कम पाई जाती है। तीसरा जलवायु, आपने देखा होगा जो क्षेत्र अति शीतल है या अति उष्ण है, वहां पर हमेशा जनसंख्या क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। जबकि जहाँ अनुकूल जलवायु प्रदेश है वह जनसंख्या हमेशा क्या पाई जाती है, अधिक देखने को मिलती है। ये सारी परिस्थिति के कारण यहाँ पर जनसंख्या कैसे देखने को मिली है, विरल जनसंख्या देखने को मिली। कैसे मिली है, विरल। तो याद रखना, विरल जनसंख्या पाए जाने का मुख्य कारण वहां की स्थिति, वहां का उच्चावास और वहां की जलवायु की विषम परिस्थितियां हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र, मतलब बहुत ही कम जनसंख्या वाले जो प्रदेश आते हैं वो क्या आता है, अति न्यून में आते हैं। किसमें आते हैं, अति न्यून। और अति न्यून जो क्षेत्र है हमेशा दूरियों के निकट ही देखने को मिलता है या घने जो मरुस्थल है उनके अंदर देखने को मिलता है। विश्व के विशाल स्थल भाग पर बिना आबादी वाले लगभग निर्जन प्रदेशों का मुख्य कारण जलवायु और धरातल की कठोरता है। और विश्व के ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत बड़े भूभाग के रूप में बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर लोग बहुत ही कम रहते हैं या फिर रहते ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या बताया, वहां की जलवायु और वहां की धरातल की कठोरता। ये दो कारण महत्वपूर्ण बताएं। जलवायु जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, हमारे उत्तरी ध्रुव के ऊपर और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लोग कम रहने का कारण है वहां की जलवायु। क्या है, जलवायु। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा क्या गिरती है, बर्फ गिरती है, और साथ में टेम्परेचर भी क्या होता है, 0 डिग्री से बहुत ही नीचे होता है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं मिल पाती हैं। इस कारण से वहां लोग रहते नहीं है। धरातल की कठोरता, धरातल की कठोरता के अंदर आते हैं वो ऐसे प्रदेश जहाँ बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है, चट्टानी क्षेत्र है, जहाँ किसी प्रकार का आवागमन या आर्थिक विकास की कोई प्रकार का पहलू विकसित नहीं किया जा सकता है। उन प्रदेशों के अंदर हमेशा जनसंख्या नहीं पाई जाती है और वो प्रदेश हमेशा निर्जन प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ऐसे प्रदेशों में अति शीतल, अति उष्ण, अति धरातलीय विषुवत की आर्द्र वन तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। और अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश में कौन सा, अति शीतल। अति शीतल मतलब हमेशा जहाँ का तापमान 0 डिग्री से नीचे रहेगा वो क्षेत्र हमेशा क्या कहलाएगा, अति शीतल। जैसे ध्रुव के पास, कौन सा क्षेत्र, ध्रुव के पास, जैसे हमारा एक साइबेरिया क्षेत्र है, ग्रीनलैंड क्षेत्र है, अंटार्कटिका क्षेत्र है, वहां पर हमेशा तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है, बर्फ गिरता रहता है। इस कारण वो क्षेत्र अति शीतल हो गया और वहां पर लोग हमेशा बहुत ही कम रहते हैं। उष्ण मरुस्थल, आपने देखा होगा सारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल और इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल, थार मरुस्थल, ऐसे जो गर्म मरुस्थल होते हैं वह लोग हमेशा क्या रहते हैं, कम रहते हैं। उच्च धरातलीय जो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ज्यादा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर लोग क्या रहते हैं, हमेशा कम। विषुवत रेखा की आर्द्र वन, विषुवत रेखा के पास जो सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं, विषुवत रेखा के पास जो सदा हरे भरे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां पर दोपहर के बाद गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश होती है और वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और कीड़े मकोड़े की मात्रा अधिक पाई जाती है। उन क्षेत्रों के अंदर हमेशा जनसंख्या क्या पाई गई है, कम पाई गई है। क्या पाई गई है, क्यों कम पाई गई, क्योंकि वहां पर अधिक वन की प्रधानता होने के कारण लोगों के लिए जीवन की अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो पाती है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश में
वो आते हैं जो मध्य अक्षांश के अंदर पाए जाने वाले जो मरुस्थल है या अल्प संख्या में जनजाति का निवास है। और यहाँ पर जो कम मात्रा में कौन से लोग रहते हैं, जनजाति रहते हैं। जैसे आपने लेसन नंबर 2 में पढ़ा होगा कि जो टुंड्रा प्रदेश है या उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव का आर्कटिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर कौन सी जनजाति रहती है, एस्किमो। कौन सी रहती है, एस्किमो। आपने और भी ये पढ़ा होगा स्कैंडिनेविया के इसे लैप्स कहते हैं। उत्तरी साइबेरिया के अंदर इसको सैमूड, याकुतम, चकची आदि के नाम से जानते हैं। और उत्तरी कनाडा के अंदर इसको बुशमैन के नाम से, एस्किमो के नाम से जानते हैं। और फिर हमने देखा कि जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर, जैसे कि हमने देखा कालाहारी मरुस्थल, काराल मरुस्थल के अंदर देखा तो हमने बेचवालालैंड नामक स्थान पर देखा कि वहां पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है, बुशमैन। और भारत के अंदर देखते हैं तो भील जनजाति निवास करती है, जहाँ तापमान क्या होता है, अधिक होता है। तो ये जो क्षेत्र है वहां पर देखा जाए तो अधिकतर जो जनसंख्या है वो कौन सी होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में हो या शीत प्रदेश में हो, वो जनजाति जनसंख्या होती है। क्या होती है, जनजाति, जो अपने कैसे भी प्रतिकूल जलवायु होने के बावजूद ही अपने आप को उस वातावरण के अनुसार समायोजन कर लेते हैं और फिर अपने जीवन का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। इस तरह वो अपना जीवन को जीते रहते हैं। तो आपने देखा बच्चों, विश्व के प्रमुख जो जलवायु वितरण जो प्रदेश है, विश्व के महत्वपूर्ण जो जनसंख्या वितरण के जो प्रदेश है, उनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 4। पहला सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, दूसरा मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश, तीसरा अपन देखते हैं तो विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, और चौथा अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। इस तरह उनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और आपने प्रत्येक बिंदु के साथ का विश्लेषण किया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, उसके अंदर विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक उनको पढ़ेंगे और साथ में हम देखेंगे कि विश्व के प्रमुख जनसमूह कौन से हैं। आपने देखा होगा विश्व के प्रमुख 4 जनसमूह हैं। पहला एशिया जनसमूह, दूसरा यूरोपीय जनसमूह, तीसरा अमेरिका जनसमूह और चौथा अफ्रीकी जनसमूह, जिसके बारे में हम प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और उनके जो प्रदेश हैं उनको भी उसके मानचित्र कौशल के माध्यम से दर्शाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।